नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। देश की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो हमेशा ही खबरों और सुर्खियों में अलग अलग वजहों से रहा है। और आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने एक लाइफ साइज स्टैच्यू जो है वो खड़ी हुई है और ये काफी समय से बनकर तैयार है, लेकिन इसका अनावरण नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके को वहां के छात्रों ने इस्तेमाल किया है अपनी अपनी मांगों को सामने रखने के लिए। वो तमाम मांगों को लेकर बैनर और पोस्टर लेकर वहां खड़े हुए हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो रुकी हुई फेलोशिप्स है वो दी जाएं, यूनिवर्सिटी में जो मेस में खाना नहीं मिल रहा है वो शुरू किया जाए। तो तमाम तरह के उनकी मांगे हैं, जिसको इस मौके का इस्तेमाल वो अपनी मांगों को सामने रखने के लिए कर रहे हैं। उनका विरोध अपनी बुनियादी मांगों को लेकर है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन जेएनयू के कैंपस में मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम छात्र हैं। राजीव, इस प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है और ये प्रतिमा हम जानते हैं कि काफी समय से वहां बनकर तैयार है, एड ब्लॉक के सामने है। लाइफ साइज स्टैच्यू का अनावरण होगा। इस मौके को, चूंकि ये इस समय प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परेशानियां रही हैं, जेएनयू हमेशा खबरों में रहा अलग अलग वजह से और कई तरह की चीजें वहां पर होती रही। अब बताइए कि क्या मूल मांगे हैं छात्रों की? देखिए, अभी बता दें कि मैं जेएनयू के मेन गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ जो छात्र देख सकते हैं, उनका विरोध का एक अपना ही तरीका है। पोस्टर देख सकते हैं, डफली के जरिए और अपनी गीतों के जरिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ कि मोदी गो बैक, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। ठीक आधा घंटे बाद प्रधानमंत्री जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इनका ये कहना है कि जो स्टूडेंट की समस्या है उसको पहले एड्रेस करना चाहिए। मैं इससे बात करने को आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी अनावरण कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे। हमारी जो डिमांड है उनके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में जो चीजें हो रही है उनके ऊपर मोदी बात करे, हम ये चाहते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, ये तो गर्व वाली बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनावरण कर रहे हैं और आप लोग यहाँ विरोध कर रही हैं। देखिए, गर्व की बात तब होती है जब हमारे साथ हमारा साथी ऐश्वर्या भी रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके उनकी पॉलिसी रही है लगातार, उसकी वजह से उनको अपनी जान लेनी पड़ी। हमारा 1.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, हमारे खाने का कुछ ठीक नहीं है, हमें अपने हॉस्टल में नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम किसी चीज से खुश नहीं रह सकते हैं। आपको मूर्ति जितनी खोलनी है खोलिए, जितना बनाना है बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बेसिक मुद्दे को भी सॉल्व कीजिए। हमारा हॉस्टल, स्कॉलरशिप, खाने का व्यवस्था, यही हम बेसिक चीज मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जितने सारे स्टूडेंट यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो इनका जो बेसिक डिमांड है वो पहले फुलफिल किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री अगर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ देख सकते हैं कि 25 दिनों से जो है जेएनयू के स्टूडेंट के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जेएनयू को खोला जाए, जो हॉस्टल को खोला जाए, ताकि यहाँ स्टूडेंट आ सके। फीस से जो इनका जो पढ़ाया जाए वो वापस लिया जाए, स्कॉलरशिप उनको दिया जाए। तो ऐसी कई सारी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राजीव, आप अगर वहां पे, मैं जान रही हूं कि काफी जोश है, हंगामा है और अब बहुत अच्छी तरह से आवाज भी नहीं आ रही है, डफली, ढोल और तमाम नारे यह हो रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प होगा अगर आप कुछ पोस्टर्स हमें दिखा सकें, कैमरा अगर फोकस करे कुछ पोस्टर्स पे, उनकी बुनियादी मांगे क्या हैं, हम ये समझ पाएं कि बुनियादी मांगों में से कुछ ये है कि हॉस्टल का इंतजाम, खाने का इंतजाम, मेस का, फेलोशिप का। तो किस तरह की परेशानी लॉकडाउन के दौरान वहां के छात्रों को रही है, क्या उनके पोस्टर्स पे लिखा है? देखिए, अगर पोस्टर की बात करते हैं, एक अगर पोस्टर के जरिए आपको दिखा सके तो यहाँ पर इनका देखिए कि रोहित वेमुला का सवाल उठा रहे हैं। इनका ये कहना है कि गिव अस आवर स्कॉलरशिप। इनका ये कहना है स्टूडेंट को उनका स्कॉलरशिप मिल पा रहा है। तो वायलेंस जो है यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं। डीयू में हो रहा है, जामिया में हो रहा है, एयू में हो रहा है। इस तरह की बात कीजिए। इनका ये कहना है कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका नाम जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर ठीक किया जाए। फंड जो कट किया जाए लाइब्रेरी को, उसका सवाल उठा रहा है। उनका इस तरह के कई सवाल है। इनका ये भी सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिसका मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोग का मुद्दा को एड्रेस पहले प्रधानमंत्री करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जो मुद्दा जो स्टूडेंट का एड्रेस करते हैं उसके बाद ये अनावरण होता तो ज्यादा अच्छा होता, आपको लग रहा है इसलिए? जी बिल्कुल, हमारे जो मुद्दे हम आज से नहीं, हम काफी समय से हम यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट
शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ खुल सकता है तो हमारा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकता? क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या? देखिए, हमारी बहुत सी मांगे। हम चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप इमीडिएटली हमें दी जाए। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में फेस रिटर्न स्टूडेंट्स का जारी किया जाए। हम चाहते हैं हमारी लाइब्रेरी रिसोर्सेज हमें वापस दिए जाए, हमारे हॉस्टल रिसोर्सेज वापस दिए जाए, और कहीं पे भी जो फीस है उसको रिलैक्स किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो कई सारे हैं, और इनका ये कहना है कि सरकार पहले जो है जो स्टूडेंट विरोधी जो नीतियां हैं उसको खत्म करे और उसके बाद अनावरण जैसे जो दूसरे काम है वो करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, शुक्रिया आपका राजीव। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और वहां पर तमाम छात्र बैनर्स और प्लैकार्ड लेके ये खड़े हुए हैं। मांगे ये हैं कि जो हिंसा कैंपस में हुई है, चाहे वो जेएनयू हो, एएमयू हो, जामिया हो, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो अपनी बुनियादी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि हॉस्टल की जो सुविधा है वो लौटाई जाए, फेलोशिप स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है वो उन्हें वापस दिया जाए। रोहित वेमुला का सवाल खड़ा किया जा रहा है। रोहित एक्ट को इनैक्ट करने की बात है। तो ये तो तमाम मांगे रही हैं, ये जो तमाम शिकायतें रही हैं वहां पर छात्रों की, उसको लेकर इस मौके पर वो सामने आए हैं। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जो जेएनयू में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने बनाया गया है और लंबे समय से इसका अनावरण नहीं हुआ था। आज इसका अनावरण 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली दफा नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सामने आए हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिलने के लिए जेडीयू के दफ्तर गए। चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार वहां पर गए और तेजस्वी यादव ने बातचीत की है और नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए कहा कि जनादेश महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन वो चोर दरवाजे से सरकार में आ गए हैं। चुनाव आयोग का फैसला जो है वो एनडीए के पक्ष में था, पर जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में था। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, जो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात और एक कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात उठाई है कि किस तरह से चुनाव आयोग का जो नतीजा है वो पक्ष में आ गया एनडीए के, लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है वो महागठबंधन के पक्ष में है। पोस्टल बैलेट के ना गिने जाने का भी वो आरोप लगा रहे हैं। कितना इन आरोपों को लेकर वो आगे जाएंगे, कितना इसमें बल है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को इस बात का आभास है, अंदाजा है और पूरी तरीके से वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के सहयोग से बनाने में कामयाब होंगे। अब ऐसी हालत में तेजस्वी यादव को कुछ मुद्दे चाहिए थे जनता के बीच जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये शायद नहीं सोचा था कि जनता इस प्रकार से उन्हें जनादेश देगी। 110 का आंकड़ा पार करना, वो भी ऐसे समय में जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और सारे नेता उनके खिलाफ एकजुट हों, वैसे में उन्हें लगता है कि यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता के बीच जाने के लिए उन्होंने एक तरह से अपने आधार बनाया है और उसी आधार के तहत जो है उन्होंने आज ये बयान दिया है कि जनादेश हमारे पक्ष में था और चुनाव आयोग का जो निर्णय था वो एनडीए के पक्ष में है। नगमा जी, और इस बात को लेकर वो आगे जाएंगे। और नीतीश कुमार भी आज मनीष सामने आए पहली दफा, क्या उन्होंने भी कुछ कहा? नीतीश कुमार, हालांकि स्टैंप लग चुका है प्रधानमंत्री मोदी का कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा, लेकिन जो बार बार सवाल उठते हैं अलग अलग कैंप से कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, उस खेमे में क्या कुछ सुनाई दे रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने अभी तक कोई साउंड बाइट नहीं दिया है। कल शाम में जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पर जश्न मना रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था और आज उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद शायद वो मीडिया से रूबरू हों। अभी फिलहाल अपने विधायकों से वो फीडबैक ले रहे हैं, उनकी जीत
जीत के कारण और क्या रिजल्ट में ऐसा अगर परिणाम आया है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग रिजल्ट है। भले ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि जो परिणाम आए हैं वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उनके स्टेचर को वो इनहैंस नहीं करता है, वो बढ़ाता नहीं है। ऐसे में अब ये देखना यह है कि नीतीश कुमार की आखिर इस परिणाम पर क्या प्रतिक्रिया आती है, और हम सबको इंतजार है कि वो जल्द ही मीडिया वालों से बातचीत करेंगे। नगमा। बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष। उन्होंने पहले भी संन्यास लेने की बात कही थी कि आखिरी चुनाव है, इनसे ये सब बातें भी उठ रही हैं, और ये कि इस परिणाम के बाद क्या कहते हैं नीतीश कुमार। जाहिर है कि वो बहुत खुश नहीं है जिस तरह का प्रदर्शन रहा है जेडीयू का बिहार के इन चुनावों में, लेकिन वाम दलों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और वाम दलों की कामयाबी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वाम दलों ने इस दफा विधानसभा में 16 सीटें जीती हैं। खासतौर पर सीपीआई माले, जिसने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसे 12 सीटों पर कामयाबी मिली है। बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों बाद वाम दलों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है। सीपीआई-एमएल के 33 साल के संदीप सौरभ ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में धूम मचा दी। उन्होंने पटना के नजदीक पालीगंज में मौजूदा विधायक और जेडीयू उम्मीदवार से दुगने वोट हासिल किए। हमने छात्र आंदोलन से ही हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और अभी मैं छात्र आंदोलन में ही हूँ। तो शिक्षा रोजगार को लेकर के जो हमारे पुराने आंदोलन थे, जो हमारा नज़रिया था, उस विज़न को लोगों ने समझा। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा, हमारा प्रचार का जो रणनीति था, हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास निकलते थे और गांव में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, लोगों से बात करते थे। और हर एक गांव, पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे हमने विजिट नहीं किया, जहां पे हम लोगों ने दौरा नहीं किया। हर गांव में सभा भी किए, लोगों से मिले भी। लेकिन कई बाकी जो कैंडिडेट्स थे, शायद वो आधा गांव भी टच नहीं कर पाए होंगे। तो एक तो ये हमारी रणनीति थी कि हमें हर गांव में हर किसी तक पहुंचना है, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे लिए उस लिहाज से नया था और पहला मेरा चुनाव भी था। तो हमने मेहनत इस लिहाज से की। तो ये एक ये रहा। बाकी नौजवानों की बैठकें हम लोगों ने जगह जगह पे की, जोन बना करके हम लोगों ने बैठकें की और युवाओं को समझाया कि कैसे एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़ी है। सीपीआई-एमएल जो है वो बिहार में आंदोलन की पार्टी है और चुनाव भले ही हम लोग की कई बार 0 सीटें भी हुई हैं, पिछले बार हम लोग का 3 सीट था, लेकिन हमारा जनाधार है। बिहार में एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी भाकपा माले रही है शुरुआत से ही। इसी तरह सीपीआई-एमएल के मनोज मंजिल की कामयाबी भी शानदार रही। इनके माँ बाप ईंट के भट्टे में मजदूरी करते थे। मंजिल ने बिहार के आरा जिले के अज्ञाओं से लड़ते हुए जेडीयू के सबसे नजदीकी उम्मीदवार से 50,000 ज्यादा वोट हासिल किए। महागठबंधन का हिस्सा रहे वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 16 सीटें जीते, यानी 55% कामयाबी मिली। सीपीआई-एमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 63% की कामयाबी दर। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 27% कामयाबी दर मिली और 19 सीटें ही मिली। 2015 बिहार चुनाव में वाम दल सिर्फ 3 सीट जीत पाए थे। पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, हालांकि उसमें महागठबंधन का जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने समझिए कि 40 सीट पे वो लोग फाइट किए थे और 27 सीट जीते। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 60-70% ये है स्ट्राइक रेट। और इस बार 50% भी स्ट्राइक रेट अगर नहीं ला पाते हैं और सीटें आप 40 से 70 करवाते हैं और उसके चलते पूरा गठबंधन का रुकावट भी शुरुआत फेज में रहा, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। बल्कि बेहतर होता कि अगर लेफ्ट को और ज़्यादा कुछ सीटें मिली होती, क्योंकि लेफ्ट के पास आधार है। और ये सही बात है कि पूरा बिहार जानता है कि कांग्रेस के पास जो एक लंबे समय से जो आधार था वो आज के डेट में या तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं लोग, एक बड़ा हिस्सा उसका चले गए हैं, या आरजेडी में और बाकी अन्य पार्टियों में। पालीगंज के बाली पाकर गांव में जहां अत्यंत पिछड़ी मुशहर जाति के कई घर हैं, वहां 2015 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आरजेडी के बीच वोट लगभग आधे आधे बटे थे और बीजेपी के उम्मीदवार विधायक बन गए। इस साल वहां 1420 वोट पड़े, उनमें से 867 सीपीआई-एमएल की झोली में गए, जबकि जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 297 वोट आए और एलजेपी को 200 वोट मिले। ना, हमनी के नीतीश जी से खुश न हिला। क्यों? के हमनी के लइकन के हमनी के रोजी रोजगार के सब कुछ के मरका होले कोरोना लगा के, तो हमनी के 400-500 रुपया खाता पर देवे से दिन हमनी के हर रोजगार चलत। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई बढ़िया से रोजी रोजगार चाहिए। आओ का 2 के टक्कर थी। एक थी जयवर्धन यादव जो पहले आरजेडी में थे, तो 5 साल जीता, लेकिन यहाँ चेहरा हम देखे नहीं थे उसको। इस बार किससे लड़े वो? इस बार वो पार्टी चेंज कर दी, नीतीश में चले गए थे। नीतीश की पार्टी? हाँ, वो
कभी नहीं आया, सिर्फ वोट के दिन आया तो वोट मांगने आए। जो हमारे नेता हैं जीते कल आगे मिलने के लिए, और रोजगार की बात किए थे, वो तो आए थे खाली मोदी भी आए, योगी भी आए, तो उन लोग खाली अपना रोजगार का कोई बात नहीं करता। वो अपना से चाइना घूमे, फिर चाइना का बात करता है, कभी मंदिर के बाहर यूपी बन रहा है, कभी रोजगार का बात नहीं क्लियर करके जाते नहीं है। बिहार के इस चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस लेफ्ट पार्टीज का रहा है, खासकर CPI-ML का, शायद जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता है अब ये सोच रहे होंगे कि अगर इनको थोड़ी और सीट्स मिलती तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस अलायंस का होता। लेकिन अब शायद इसको सोच के कोई फायदा नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो MLAs जीते हैं, खासकर जो इनके यंग MLAs हैं, वो आगे अपने पॉलिटिकल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और कैसे जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो शायद बिहार के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद वो अगले 5 साल में कैसे कर पाते हैं। पालीगंज से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। दिल्ली में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 8,500 से भी ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जहां लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उसके उलट दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। न लोग दूरी बना रहे हैं एक दूसरे से और ना ही लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक के बाजारों का बुरा हाल है। आज धनतेरस है। आमतौर पर आज के दिन परंपरा के मुताबिक लोग सोने और चांदी या तो बर्तनों की खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार यह त्योहार कोरोना संकट के बीच आया है और इसका असर साफ दिख रहा है। बाजारों में भीड़ तो है, लेकिन सोने चांदी की दुकानों में पहले जैसी रौनक नहीं है। हम इस वक्त दिल्ली के करोलबाग इलाके में हैं और धनतेरस का त्योहार है। धनतेरस में एक कहा जाए एक शुभ माना जाता है कि लोग चांदी या सोने की चीजें खरीदते हैं और कहते हैं कि अगर आज का दिन शुभ होता है और इस दिन अगर कुछ खरीदा जाए चांदी सोने का तो घर में बरकत आती है। तो हम इस वक्त करोल बाग में मौजूद हैं और करोल बाग में ये एक बड़ा ज्वेलरी शॉप है कुंदन ज्वेलर्स नाम से, और आप देखेंगे यहाँ पर रौनक तो है, लेकिन जो हर बार दुकानें ठसाठस भरी रहती थी वो बात देखने को नहीं मिल रही है। सारे दुकानदार आप देखिए, लोग जरूर खरीदार खरीदने आए हैं, लेकिन जो तमाम ज्वेलर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो काम हर साल होता था वो काम इस साल नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है लोग फिर भी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का कहर तो है ही है, साथ में थोड़ा सा मंदी की भी मार है इस बार जो मार्केट्स में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के ही एक सीनियर ऑफिसर है। सर, आपका नाम क्या है? राजेश कपूर, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हूँ मैं कुंदन को। ठीक है सर, कैसी है इस बार जो है बाजारों में तो रौनक नहीं दिख रही है? धनतेरस हर बार की तरह इस बार भी या फिर थोड़ा सा मंदा लग रहा है? नहीं, हर बार की तरह थोड़ा सा फर्क तो है, बट लोगों ने फाइनली निकल के शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। फाइनली निकले हैं लोग? हाँ, लोगों को लगा है कि नहीं, सिक्का तो खरीदना ही है, तो आ रहे हैं लोग लेने के लिए। तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन क्वांटिटी देखिए वैल्यू वाइज सेम है, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ा होने की वजह से क्वांटिटी तो सेम है, बट उसका जो साइज है गोल्ड का वो घटाया है। सिल्वर का साइज छोटा हुआ है, तो जो 10 ग्राम खरीदता था वो 8 ग्राम खरीद रहा है। वैल्यू वाइज तो सेम खरीद रहा है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हुआ है, वेट में कम। जो सोना थोड़ा तेज हुआ है उसका असर सोने का असर है, सब सोने के रेट का असर है। जो लॉकडाउन में थोड़ा सा लंबा बंदी रही वो रिकवरी हो रही है? वो रिकवरी आ रही है सर, पूरी तरह से आ रही है। हाँ जी, पूरी तरह से आ रही है। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? आशीष राणा। आशीष, खरीदारी करने आए हैं इस बार, कोरोना का असर दिख रहा है? पिछली बार जैसे ही खरीदारी कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा कम कुछ कर रहे हैं? इस बार तो हम बिल्कुल 50% खरीदारी करें। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या वजह है? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक तो बाहर कस्टमर्स नहीं है, मोर ओवर बिजनेस डाउन है, तो हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कितना ज़्यादा लेके जाएं और कितना ज़्यादा शॉप करें। पिछली बार की तरह खरीदारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण आज कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये सुनते हैं। केंद्र रहा है विश्वविद्यालय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए NIRF में ये रैंकिंग में इसने पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रगति की है और इस वर्ष ये NIRF में दूसरे नंबर पर ला करके इसने अपने गौरव को बढ़ाया है। इसके लिए मैं इसके कुलपति को और इनके संपूर्ण स्टाफ को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। यह हमेशा
एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में रहा है। जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अभियांत्रिकी, आपदा प्रबंधन, उत्तर पूर्व शिक्षण जैसे नए सेंटर अभी स्थापित किए हैं और इसको तमाम नए नए केंद्र स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी आपका आह्वान है उस दिशा में जेएनयू बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और तेजी से उस दिशा में काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति के साथ भी कदम से कदम मिलाते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा में विभिन्न भारतीय भाषाओं और इंटरनेशनल स्टडीज में नए विषयों को जोड़ना ये निश्चित रूप में एक नया सराहनीय कदम है और हमारी नई शिक्षा नीति की मंशा को ये एक कदम आगे बढ़कर के पूरा करता है। मैं इस चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज तय करेंगे कि किस दिन क्या करें। तो अभी क्या मंत्री की संख्या तय जो लिमिट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मंत्री की संख्या कोई है। अब कितने मंत्री पहले दौर में बनते हैं, उसके बाद बनते हैं, ये सब तो बात की चीज है। I could not follow. What my simple question being, सर आप क्या कहने का क्या आप ही संकल्प लिखिएगा ना? नहीं ना, हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते जो ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। जो रिजल्ट आया है उससे आप पूछ रहे क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके नाम पर, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप सबसे कम सीट लाए। जो आप थे, आप 3 सहयोगी के साथ लड़ रहे थे, चुनाव में गए थे। आपकी जो बीजेपी है वो 4 सहयोगी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी। क्या कहेंगे? नहीं, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो परिणाम है और हम लोगों की सीट का जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कई समाचार पत्रों ने और मीडिया के लोगों ने भी देख करके बता दिया कि जो जेडीयू कितने सीटों पर अलग अलग बोले हैं लोग, और उसको हमारे पार्टी के लोग भी और सब लोग गठबंधन के लोग भी देख रहे हैं, ये अपने एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये लोग भी देख रहे हैं और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है एक एक सीट के बारे में। और ये बात तो सही है, हम तो बिल्कुल, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। चिराग पासवान साथ में कह रहे हैं इसका हम लोग से क्या मतलब है? हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं,
और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर। मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया, ये देखा गया। सवाल है कि डू यू थिंक यू आर ए विक्टिम ऑफ योर ओन एलाइज गेम प्लान? हमारे एलाइज का क्या किया? हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है? सर ये मानते हैं कि लोजपा को केंद्र से निकाल देना चाहिए। भाई हम देखिए, एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं, इस सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है, तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है, हर मतदाता का अपना अधिकार है, और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों के सेवा का और सबको लाभ है, किसी भी गांव में जाइए लाभ है। तो नीतीश कुमार प्रेस को संबोधित कर रहे हैं इस चुनाव के बाद पहली बार, और उन्होंने एलजेपी पर साफ तौर पर बिना नाम लिए ये कहा है कि ये बीजेपी का काम है कि वो अब देखें, अब फैसला करें कि क्या करना है, क्योंकि हम तमाम सहयोगी हैं, एक दूसरे के लिए हम मिलकर काम कर रहे थे और हमें सीधे नुकसान पहुंचाया गया है। कई सीटों पर अगर उम्मीदवार नहीं भी हों तो हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए हैं।